अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा थ्योरी का टॉपिक है जनरेशंस ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, जिस तरीके से जो है वो जनरेशंस ऑफ हमने हार्डवेयर और जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था, जिसमें कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर में जिस तरीके से चेंजेस आए थे तो वो हमारी क्या कहलाए थे, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। इस तरीके से कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में जो चेंजेस आए हैं टाइम के साथ, तो वो हमारे क्या कहलाएगा, जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस कहलाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जनरेशंस ऑफ लैंग्वेजेस, 5 जनरेशन है लैंग्वेजेस की भी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक, फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज जो है वो हमारी कहलाती है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस की जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें जो है वो लो लेवल लैंग्वेजेस थी, और लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास क्या आ जाती है, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ह्यूमन लैंग्वेज से जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलती है, और जो है वो ह्यूमन्स के अंडरस्टैंडेबल भी नहीं होती है। ठीक, तो इसलिए इसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। ठीक है, और जो है ये फंडामेंटल लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज जो है वो फंडामेंटल लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर के लिए यूज़ की जाती है और कंप्यूटर्स को फॉलो करता है। ठीक है, अपनी इंस्ट्रक्शन को क्रिएट करने के लिए, अपनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज का यूज़ करता है। ठीक, पहले जो प्रोग्रामर होते थे वो जो इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करते थे वो किस में क्रिएट करते थे? मशीन लैंग्वेज में ही करते थे। मशीन कोड बनाते थे वो ज़ीरोज़ एंड वंस का, जिसको जो है वो कंप्यूटर फॉलो करता था। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज में जो कमांड्स बनाई गई हैं उन्हीं को ही अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक, मशीन लैंग्वेज जो सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज थी, और जो फर्स्ट जनरेशन के हमारे पास कंप्यूटर्स थे, उनमें जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें जो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी वो मशीन लैंग्वेज ही यूज़ की जाती थी, जिसमें प्रोग्रामर जो है वो क्या करता था, उसने जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देनी होती थी, जो उसने समझाना होता था, तो वो भी वो किस में समझाता था? ज़ीरोज़ एंड वंस की लैंग्वेज में समझाता था। ठीक है, उसने अपनी जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको कन्वर्ट करना था वंस एंड ज़ीरोज़ में, और उसको कंप्यूटर को मतलब इनपुट देना था, इंस्ट्रक्ट करना था कंप्यूटर को, और कंप्यूटर ने उसको फॉलो करना था। ठीक है, तो जो भी कमांड्स बनाई गई होती हैं वो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उसमें जो भी कमांड्स बनाई गई थी, जो भी इंस्ट्रक्शंस बनाई गई थी, इंस्ट्रक्शन सेट्स जो बनाए गए थे वो सब किस में बनाए गए थे? मशीन लैंग्वेज में बनाए थे। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी कमांड्स हो सकती हैं? दीज कमांड्स इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म एलिमेंट्री ऑपरेशन सच एज लोडिंग, स्टोरिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, ये सब कमांड जो है वो कंप्यूटर परफॉर्म करते थे। नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, सेकेंड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज या 2GL आर आल्सो लो लेवल असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये इसको असेंबली लैंग्वेज कहेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ी सी जो है वो थोड़ी सी चेंजेस ये आई हैं कि मशीन लैंग्वेज तो सिर्फ ज़ीरोज़ एंड वन की लैंग्वेज थी, लेकिन असेंबली लैंग्वेज जो है वो थोड़ी उसके अंदर हमने एब्रीवेशंस यूज़ किए हैं। ठीक है, इंग्लिश के जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं वो हमने यूज़ करते हुए एक लैंग्वेज को बनाया। ठीक है, ये लैंग्वेज डेवलप हुई। अच्छा, इन जो एब्रीवेशंस जो यूज़ होते हैं उनको हम निमोनिक्स भी कहते हैं। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स यूज़ होते हैं, मशीन जो कि इंस्ट्रक्ट करते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, असेंबली लैंग्वेजेस में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं वो जो है वो कुछ मिलती जुलती होती हैं इंग्लिश से। ठीक है, इंग्लिश में जो एब्रीवेशंस होते हैं, लाइक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एडिशन के लिए हम यूज़ करते हैं ADD कैप्स में, और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम SUB कैप्स में, और मल्टीप्लाई के लिए हम यूज़ करते हैं MUL, और डिवीज़न के लिए DIV। ठीक है, ये तो 4 जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनके लिए यूज़ होता है असेंबली लैंग्वेज में। तो ये सब क्या है? ये एब्रीवेशंस की फॉर्म में जो है वो हम कंप्यूटर को कोड लिख रहे होते हैं कंप्यूटर के लिए। ठीक है, अच्छा, ये तो असेंबली लैंग्वेज हो गई कि किस तरीके से होती है, उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज जो है लिखने के लिए असेंबली लैंग्वेज का कोड या उसकी इंस्ट्रक्शंस को
लिखने के लिए हमारे पास जो यूज़ होता है वो टेक्स्ट एडिटर यूज़ होता है, ठीक है। टेक्स्ट जो हम इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है, उसको हम कहते हैं सोर्स फाइल, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज में सोर्स फाइल क्रिएट करने के लिए हमारे पास टेक्स्ट एडिटर होता है, ठीक है, जिस पे हम जो है वो पूरा कोड क्रिएट करते हैं, पूरी इंस्ट्रक्शन जो है वो एक प्रोग्राम की क्रिएट करके उसको कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है। और इस सोर्स फाइल को कन्वर्ट करना होता है ऑब्जेक्ट कोड में। मीन्स सोर्स फाइल क्या हो गई, जो हमने अपनी लैंग्वेज में लिखा, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल थी, उस लैंग्वेज में लिखा, तो वो क्या कहलाएगा, सोर्स फाइल कहलाएगी, ठीक है। अब उसको कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट कोड में, मीन्स मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, ताकि वो मशीन के अंडरस्टैंडेबल हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाएगा। तो सोर्स फाइल से जब हम ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं लैंग्वेज को, तो हमारे पास एक ट्रांसलेटर मौजूद होता है, ठीक है, एक स्पेशल टाइप का ट्रांसलेटर हमें रिक्वायर्ड होता है, जो कि ट्रांसलेट करेगा सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक। तो यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज के लिए जो हमें ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होता है उसे हम कहते हैं असेंबलर, ठीक है। वो क्या करता है, वो पूरी सोर्स फाइल को आपके ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा, मीन्स मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, फिर जो है वो आपका कंप्यूटर जो है वो उस पर उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है। अच्छा, वैसे असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज से काफ़ी हद तक इजी है, ठीक है, काफ़ी मतलब हद तक इजी है, इजी है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको हम, और उसको लिखने में भी जो है वो उसमें जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम बनाएंगे वो भी करने में हमें आसानी होगी, ठीक है। तो ये असेंबली लैंग्वेज आपकी थी, जो कि किस में आई, सेकंड जनरेशन में आई, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस जो हैं वो क्या कहलाती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं, वो इस तरीके से हैं कि असेंबली लैंग्वेज से ज़्यादा इजी हैं लिखने में भी और ह्यूमंस के समझने में भी, ठीक है। उनको जो है वो आप इजीली समझ सकते हैं, उनको इजीली आप राइट कर सकते हैं, उनमें इजीली आप इंस्ट्रक्शन सेट बना सकते हैं और वो आप अपने कंप्यूटर को दे दें, ठीक है। तो आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं ह्यूमन लैंग्वेजेस से, ठीक है। उनका जो सिंटैक्स है वो बहुत ज़्यादा मिलता है ह्यूमन लैंग्वेजेस से, तो इसलिए इनको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड जनरेशन में, हमारे पास क्या आ गई, हाई लेवल लैंग्वेजेस। फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस जो है इनमें हमारे पास क्या है, फोर्थ जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, ठीक है, क्योंकि थर्ड जनरेशन में हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज आ गई और फोर्थ जनरेशन में भी हमारे पास क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज ही है, ठीक। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस 4GL आर ईजियर टू यूज़ दैन थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। फोर्थ जनरेशन की जो लैंग्वेजेस हैं वो हमारे लिए यूज़ करने में ज़्यादा ईजी हैं, ठीक है। इनके लिए जो है वो हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पे हमें टेक्स्ट एडिटर रिक्वायर्ड था, यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट इन्वायरमेंट या एक हमें विजुअल इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। टेक्स्ट इन्वायरमेंट और विजुअल इन्वायरमेंट, इसको आप क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। फोर्थ जनरेशन, ठीक है, फोर्थ जनरेशन की जो लैंग्वेजेस हैं वो इजी होती हैं थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस के एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस, ठीक है। उनको आप यूज़ करना आपके लिए इजी होता है वो, ठीक है। सेकंड ये कि फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेजेस के लिए जो है वो आपको क्या चाहिए होता है, टेक्स्ट इन्वायरमेंट चाहिए होगा, या फिर जो है आपको एक विजुअल इन्वायरमेंट चाहिए होगा। उनको उन मीन्स उनको उनमें जो इंस्ट्रक्शन सेट आपको बनाने के लिए जिस तरीके से आपको थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस में टेक्स्ट एडिटर रिक्वायर्ड था, इस तरीके से यहाँ पे आपको टेक्स्ट इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होगा या विजुअल इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, जिस पे आप अपना कोड लिख सकें, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो आपके पास इन्वायरमेंट होगा वो हो सकता है आपके पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट IDE, ठीक है, जो ज़्यादातर जो है वो 3GL और 4GL की जो लैंग्वेजेस हैं वो यूज़ करती हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसके अंदर आपको बहुत सारे टूल्स दिए गए होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आप जो है वो अपना कोड डेवलप कर सकते हैं, ठीक। तो ये इस जो फोर्थ जनरेशन के लैंग्वेजेस हैं उनमें हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे या फिर अपना विजुअल इन्वायरमेंट यूज़ करेंगे
या जो है वो हम IDE यूज़ करेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज़ करेंगे ये अपने कोड को राइट करने के लिए, ठीक। अच्छा, 4GL जो है वो 4 जनरेशन की जो लैंग्वेजेस हैं उनमें जो है हमारे पास ये है कि पहले तो हमें कोड लिखना पड़ता था मशीन लैंग्वेज में, फिर बाद में जाके हमें जो है वो कोड को राइट करना पड़ा हाई लेवल लैंग्वेज में, मींस इंग्लिश में। जिस तरीके से ह्यूमन लैंग्वेज होती है जो कि ह्यूमन्स का अंडरस्टैंडेबल होती है, ठीक है, उन लैंग्वेजेस में हमें लिखना पड़ा। यहाँ पे आपके पास एक एडवांटेज ये है 4GL में कि आपको जो है वो टूल बार्स आपके पास मौजूद होते हैं, ठीक। उसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेरियस आइटम्स का यूज़ कर सकते हैं, लाइक बटन्स हैं आपके पास, लेबल्स हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो उनके थ्रू आप जो है वो, जैसे आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो है, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो में आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं। आपने अगर कोई फॉर्म क्रिएट करना है या अपनी कोई भी जो है वो पेज क्रिएट करना है कि भाई ये बटन प्रेस करेंगे तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास बटन्स का और लेबल्स का और टेक्स्ट बॉक्सेस का एक जो है वो टूल मौजूद होगा, ठीक है। उसके थ्रू आपने ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू जो है वो आपने अपना बटन यूज़ किया और उसके पीछे आपने जो है उसको क्या कर दिया, उसका फंक्शन बना दिया कि ये बटन जब प्रेस होगा तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो 4 जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस हमारे लिए ज़्यादा जो है वो ईजी है एज़ कम्पेयर टू 3rd जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। अच्छा, जो 3rd जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस में हमारे पास क्या होते थे, सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर मौजूद होते थे, ठीक है। तो 4th जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस में हमारे पास सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। कंपाइलर्स क्या करते हैं, आपके पूरे कोड को रन करते हैं, जो आपने कोड बनाया होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, और आपको रिजल्ट देते हैं। तो वो ये सारा काम कौन करता है, कंपाइलर करते हैं, आपकी सोर्स फाइल को कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट फाइल में और उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। अच्छा, जो आपके पास IDE जो आपके पास है वो मैंने आपको बताया, एंड्रॉयड स्टूडियो भी है, विजुअल स्टूडियो भी है, विजुअल कोड भी है, ये सारे आपके पास क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स हैं जिनके थ्रू जो है वो आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्राम्स लिख सकते हैं और उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सही। अच्छा, जो 4th जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं उनमें आपके पास आ जाती है C++, जावा, जावास्क्रिप्ट एंड विजुअल बेसिक, ठीक है। ये सब क्या हैं, ये सब 4th जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं। ये सब इंग्लिश में, इंग्लिश इनका जो सिंटेक्स होता है वो इंग्लिश में होता है, ठीक है, मीन्स आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली। 4th जनरेशन में अगर आप जो है वो एक लाइन आपकी आपने लिखा है, कोई एक सिंगल स्टेटमेंट 4th जनरेशन लैंग्वेज में आपने लिखा है तो वो क्या कर सकता है, वो परफॉर्म कर सकता है, मींस एज़ कम्पेयर टू जैसे आपने 3GL में कोई 3 और 4 लाइंस का कोड है वो आपने कंप्रेस करके 4GL के 1 लाइन के कोड में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास जो है वो काफ़ी इसमें जो है वो काफ़ी आपके लिए इजी हो जाता है 4th जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस में कि आप जो है वो इजीली आप उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, कोड को आप इजीली राइट भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, और आपके पास जो है वो टूल्स भी मौजूद होते हैं अपने कोड को लिखने के लिए, बटन्स हैं आपके पास, लेबल्स हैं, ठीक है, ये सब चीज़ आपके पास हैं। तो इसके थ्रू आप बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कोड बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आप आ जाते हैं 5th जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस पे। 5th जनरेशन में आपके पास क्या है, 5th जनरेशन जो लैंग्वेजेस होंगी वो होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस तरीके से 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे, हमारे पास जो आने वाला जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से 5th जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस में भी हमारे पास क्या है, जो नेक्स्ट लैंग्वेज की जनरेशन होगी वो क्या होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होगी, जिसमें हमें सिस्टम को ये मतलब हमें कुछ इस तरह का कोड देना होगा कि जो है वो सिस्टम जो है वो खुद ही जो है वो क्या कर सके, खुद ही जो है वो खुद ही जो है वो कंट्रोल कर सके हर चीज़ को, ठीक है, खुद ही समझ सके, अपनी कंडीशन को समझ सके, ठीक है। इस तरह का कोड हमें उसे देना होगा कि सिस्टम जो है वो
हर चीज़ को एनालाइज करे, ऑब्ज़र्व करे, ठीक है, और फिर डिसीजन ले उसके मुताबिक। तो इस तरीके की जो वो कोडिंग होगी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी एज़ कम्पेयर टू 4th जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस। 4th जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस जो है वो ईजी हैं। 5th जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस जो होगी वो टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होगी, ठीक है। उसमें जो है वो आपने सिस्टम को इस तरह की कोडिंग करनी है, इस तरह का कोड देना है कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या करें, अपने एनवायरनमेंट को समझे, अंडरस्टैंड करे, अपने एनवायरनमेंट से को ऑब्ज़र्व करे, ठीक है, उससे लर्न करे और फिर उसको अपना आउटपुट दे। इस तरीके की आपको लैंग्वेज को डेवलप करना होगा, ठीक। तो ये हो गया आपकी 5th जनरेशन की लैंग्वेज। और 5th जनरेशन की लैंग्वेजेस में जो है वो प्रोलोग है। प्रोलोग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ किया जाता है लैंग्वेज, और वो टेक्स्ट एडिटर भी है, ठीक है। अब आ जाते हैं, आगे है हमारे पास कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप कोड लिखते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, सोर्स कोड होता है या फिर सोर्स फाइल होती है आपके पास, ठीक है। आपने एक कोड लिखा पूरा किसी भी लैंग्वेज में, वो आपके पास क्या होगा, सोर्स कोड होगा, ठीक है। अब उसको आपने समझाना है अपने कंप्यूटर को, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने हाई लेवल लैंग्वेज में सोर्स कोड लिखा है, कोई भी कोड लिखा है, तो वो आप मशीन को नहीं समझा सकते हैं, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि जो कंप्यूटर आपका समझता है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, ठीक है, मीन्स ज़ीरोज़ एंड वंस की लैंग्वेज। तो आपने क्या करना पड़ेगा, अपने कोड को, सोर्स कोड को आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन कोड में, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन है, इसके लिए हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स के जो है वो प्रोग्राम्स यूज़ होते हैं इस कन्वर्जन के लिए, ठीक है। एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर, ठीक है। कंपाइलर की अलग फंक्शनैलिटी है और इंटरप्रेटर की अलग फंक्शनैलिटी है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर अपने आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और उसकी क्या बना लेता है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लेता है, ठीक है। जो कंपाइलर आपको जो कोड देगा, ठीक है, जो कन्वर्ट करके देगा, वो पूरा आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है, ठीक है। हर लैंग्वेजेस के जो है वो अलग अलग कंपाइलर्स होते हैं, ठीक है। अगर जावा है तो जावा का अपना कंपाइलर होगा, उसके अलावा अगर कोई सी है तो सी का अपना कंपाइलर होगा, ठीक है। इस तरीके से जो है वो हर लैंग्वेज के अपने अलग अलग कंपाइलर होते हैं। तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर आपके मशीन सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा और आपको एक ऑब्जेक्ट कोड दे देगा जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। कंपाइलर कभी कभी जो ऑब्जेक्ट कोड देता है वो ऐसा भी होता है कि उसके थ्रू आपको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी पड़ती है, फिर वो एग्जीक्यूट होता है। या कुछ कंपाइलर्स ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट कोड जो देते हैं वही जो है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो बस यही है इसमें कंपाइलर में कि ये आपके मशीन सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और एक ऑब्जेक्ट कोड देता है या एग्जीक्यूटेबल फाइल दे देता है आपको, ठीक। आपने उसको एग्जीक्यूट करना होता है। आप उसको कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उस किसी और सिस्टम पे भी उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं सेम फाइल को, ठीक है। हो सकती है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल जब बन जाती है तो वो कहीं पे भी एग्जीक्यूट हो सकती है, फाइल कंपाइलर की नीड नहीं होगी जब एक दफ़ा वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और हर लैंग्वेज का अपना अलग वो होता है, कंपाइलर होता है जो कि ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट सोर्स कोड को मशीन कोड में, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर भी सेम काम करता है, ठीक है। और सोर्स कोड को आपके मशीन कोड में ही कन्वर्ट करता है, लेकिन उसका क्राइटेरिया ये होता है कि वो आपके जो आपने कोड लिखा है उसको लाइन बाय लाइन जो है वो रीड करता जाता है और ट्रांसलेट करता जाता है, ठीक है। और जो आपका कंपाइलर है वो क्या करता है, वो पूरा कोड को एक ही बार रीड करता है और पूरे कोड को एक ही बार जो है वो ट्रांसलेट करके एक और ऑब्जेक्ट कोड बना देता है, ठीक है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, आपकी वो पूरे फाइल को जो है वो एक ऑब्जेक्ट कोड फाइल नहीं देता आपको, जबकि वो क्या करता है कि एक लाइन को लाइन बाय लाइन जो है वो रीड करता जाता है और ट्रांसलेट करता जाता है, ठीक है। तो आपका जो कंपाइलर है वो जो है वो जो आपका इंटरप्रेटर है वो स्लोअर होता है देन कंपाइलर, क्योंकि ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन जो है वो रीड करेगा, फिर कॉपी बनाएगा आपकी उसकी जो उसने कोड में ऑब्जेक्ट कोड बनाया है जिस लाइन का, उसकी कॉपी बनाएगा, आपके सोर्स कोड की कॉपी बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी कॉपीज़ क्रिएट होती जाती हैं। इसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, थोड़ा
ये जो सिस्टम है ये स्लो हो जाता है, ठीक। तो इस वजह से जो है वो इंटरप्रेटर जो है वो स्लो होता है कंपाइलर के मुकाबले में, ठीक। और कंपाइलर क्या करता है, आपके पूरे जो है कोड को रीड करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में और एक ऑब्जेक्ट फाइल दे देता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन रीड करता जाता है और ट्रांसलेट करता जाता है, ठीक है। तो ये था आपका सम पॉपुलर इंटीग्रेटेड लैंग्वेज इंक्लूड्स, ठीक है। जो पॉपुलर इंटीग्रेटेड लैंग्वेजेस हैं जो कि क्या यूज़ करते हैं, इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं, वो हैं LISP, बेसिक एंड विजुअल बेसिक, ठीक है। ये लैंग्वेजेस हैं जो कि क्या यूज़ करती हैं, इंटरप्रेटर यूज़ करती हैं। और जो आपकी C है, C++ है, जावा है, ये सब यूज़ क्या करती हैं, ये सब कंपाइलर यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया, जिसमें हमने आज देखा कि जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।